AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं ने उनके शौर्य और साहस को याद किया। बता दें, भारत में 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया था, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी, मगर इसकी कीमत वीरों को अपने खून से चुकानी पड़ी थी। भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, कारगिल विजय दिवस पर उस विजय अभियान में वीर गति प्राप्त करने वाले अमर शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस विजय अभियान में भाग लेने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवार वालों को अदम्य शौर्य और धैर्य को देश के इतिहास में सदैव गर्व से याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, देश की सेनाएं दुर्गम इलाकों में दुरूह परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करती हैं। राष्ट्र उनके साहस और संकल्प का अभिनंदन करता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, हम उनके बलिदान को याद करते हैं, हम उनकी वीरता को याद करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर एक दिन प्रेरित करती रहेगी। गृह मंत्री ने वीर सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा, आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन किया। कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान CDS ने स्मारक पर विजय ज्योति भी स्थापित की। बता दें, भारतीय सेना ने कारगिल में अपनी सभी चौकियों को वापस पा लिया था, जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में साल 1999 में मई से जुलाई के बीच हुई थी, जिसमें भारत ने हर बार की तरह पाकिस्तान को धूल चटाई थी। गौरतलब है, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जानकारी दिए बिना तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ कार्रवाई की थी। इस विजय को हर साल भारत में शान से मनाया जाता है और उन वीरों जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का कारगिल के द्रास जाकर शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्लान में बदलाव करते हुए राष्ट्रपति ने बारामूला युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद में आज से मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह लग चुका है। सत्र के पहले हफ्ते में संसद पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा किया गया था। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। तो वहीं राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। पहले हफ्ते में 20 जुलाई को हंगामे के चलते केवल 4 घंटे ही उच्च सदन में कामकाज हो पाया था, क्योंकि हंगामा बढ़ता देख कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। 23 जुलाई को तो प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हुआ। पेगासस मुद्दे पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता और TMC के सांसद शांतनु सेन ने हंगामा शुरू कर दिया था। शांतनु सेन को उनके व्यवहार के लिए संसद के इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आज एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, वो ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। राहुल ने पत्रकारों से कहा, हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं, किसानों की आवाज दबाई जा रही है, सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसान अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान
बराबर की साझेदार रही महिलाओं ने जंतर मंतर पर आज किसान संसद का संचालन किया। दिल्ली सीमाओं पर डटे किसानों ने आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए हैं। आंदोलन में शामिल महिलाएं इस दौरान मौजूदा भारतीय कृषि व्यवस्था और आंदोलन में उनकी भूमिका के साथ कृषि कानूनों के तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखेंगी। इसके तहत 200 महिला किसान सिंधु बॉर्डर से बसों में भरकर रवाना हुई थी। संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे पर पहुंची। 3 सत्र के दौरान महिलाएं कृषि कानून खासकर मंडी एक्ट पर अपने विचार रखेंगी। 3 सत्रों की अध्यक्षता की जिम्मेवारी 3 महिला प्रतिनिधियों को सौंपी गई है। इस दौरान किसान संसद आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगभग 1 साल से चल रहा है। किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस कृषि कानून के विरुद्ध लगातार किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेता नजर आए। कांग्रेस लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरती आई है, मगर राहुल गांधी द्वारा खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने पर सब हैरान नजर आए। इस दौरान राहुल ने कहा, ये किसान की आवाज है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। ये काले कानून है। राहुल गांधी ने कहा, किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। पिछले करीब 1 साल से किसानों का आंदोलन दिल्ली के टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। किसानों की मांग है कानून वापस लिए जाएं, मगर सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उथल-पुथल के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में उन्होंने उसका ऐलान किया था। इस दौरान येदियुरप्पा काफी भावुक भी नजर आए। गौरतलब है कि कल बेंगलुरु में एक मेगा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जिस दौरान रिपोर्टर द्वारा ये पूछा गया था कि क्या दिल्ली पार्टी आलाकमान से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए निर्देश मिलने की उम्मीद है। सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था, मुझे पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेताओं पर भरोसा है। कांग्रेस के किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में फैसला करने वाला नहीं हूँ, ये फैसला आलाकमान को करना है। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद हर किसी की नजर इस बात पर है कि अब भाजपा राज्य की कमान किसे सौंपेगी। वहीं नई दिल्ली में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष, लक्ष्मण सवदी और मुरुगेश निरानी का नाम शामिल है। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जारी हिंसा को देखते हुए भाजपा टीएमसी पर हत्याओं का आरोप लगा रही है। वहीं अब भाजपा के नेता दिलीप घोष ने बंगाल में हिंसा के खिलाफ 1 सप्ताह तक प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शन का आह्वान करते हुए घोष ने कहा, टीएमसी के गुंडे कलकत्ता उच्च न्यायालय और एनएचआरसी की नसीहतों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करते रहते हैं। दिलीप घोष ने इस बात का भी दावा किया कि 2 मई को विधानसभा परिणाम घोषित होने के बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमले में भाजपा के 30 से अधिक सदस्य मारे गए हैं। घोष ने भाजपा युवा शाखा की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा, उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल बचाओ साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत 9 से 16 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां करेगी।
महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर टूट रहा है। राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है, जबकि 64 लोग अभी भी लापता हैं और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2.29 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक प्रभावित जिले कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में बाढ़ की चपेट में आए चिपलुन का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी बात की। राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार भारी बारिश से रायगढ़ में 3 स्थानों पर हुए भूस्खलन से अब तक 60 लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं। वहीं सतारा में 41, रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7, सिंधुदुर्ग और पुणे में 2 और मुंबई में 4 मौतें हुई हैं। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग में आई बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला फिलहाल बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 39,361 मामले सामने आए। 416 लोगों की महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,13,00,000 है। इस समय भारत में मरने वालों की संख्या 4,20,967 है। इस महामारी को अब तक 3,05,00,000 लोगों ने मात दी है। महामारी के मामलों में कमी के बाद अब लंबे समय से बंद पड़े स्कूल भी खुलने लगे हैं। भारत में मॉनसून के आगमन के बाद मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके मद्देनजर राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं में भीषण बारिश हो सकती है, जिसके लिए वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने दिल्ली वासियों को परेशान किया हुआ है। दिल्ली में मध्यम बारिश के साथ दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और गरज एवं चमक के साथ बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने 26 जुलाई को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।